नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और सुर्खियां अखबार के इस खास शो में हम आपको अखबार के हर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। चले रुक करते हैं खबरों का। पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल मिल गया। अमन शहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। हालांकि ये बड़ी खबर है तो हर एक अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। और फिलहाल अमन शहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए, उन्होंने प्यूर्टो के रिको के डारिन को हराया और देखिए ये खबर अमन निकले अनमोल। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें बेहद खास, हाथ में तिरंगा लहराते हुए। ये भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल छठा मेडल है। भारत अब तक 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। तो अमन के बारे में थोड़ी जानकारी भी आप तक साझा कर देते हैं। देख किस तरीके से 21 साल 24 दिन के अमन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने। ये पहले रिकॉर्ड शटलर पीवी सिंधु के नाम था जो अब उनके नाम हुआ। अमन शहरावत प्यूर्टो के रिको के पहलवान को हराकर कांस्य जीत चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 7वें पहलवान बने हैं। बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अमन शहरावत ने देश का नाम गौरवान्वित करवाने का काम पेरिस ओलंपिक में किया है, उसके बाद छठा मेडल भी भारत के नाम किया। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल था, उम्मीद काफी थी, लेकिन उम्मीद से परे ये ब्रॉन्ज मेडल मिलना भी अपने आप में एक गर्व की बात है, जो ये बताता है कि वाकई अमन ने इतनी मेहनत की होगी कि एंड तक उनकी कोशिश रही होगी कि भारत को गोल्ड मेडल वो दिलवा सके। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भी अमन शहरावत की चर्चा चारों ओर है और हो भी क्यों ना, मेहनत आखिरकार रंग लाई है और भारत के नाम ये छठा मेडल अमन शहरावत ने दिया है। चले खबरों में बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। कई शर्तों के साथ कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आप नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है। तो देखिए फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है और 17 महीने बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया है। और वो चेहरा, खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा जब वो मिलने पहुंचे सुनीता केजरीवाल से। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी है। काफी खुश नजर आए मनीष सिसोदिया क्योंकि 17 महीने बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। देखिए हर अखबार ने इस खबर को तरजीह दी है। जमानत तो मिल गई है, खुशियां लौट आई हैं, लेकिन शर्तों के हिसाब से जमानत दी गई है। जरा शर्तें भी आप सुन लीजिए, क्या कुछ शर्तें उनको दी गई हैं। जमानत की शर्तें कुछ इस तरीके से कि 10 लाख का जमानती मुचलका देंगे और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश होंगे। पूर्व उपराष्ट्र मुख्यमंत्री विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, यानी कि बाहर वो नहीं जा सकते। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक जांच अधिकारी को रिपोर्ट को साझा करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, प्रेजेंट देंगे कि वह अभी भी शहर में ही है। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़खानी की कोशिश नहीं की जाएगी। तो दिल्ली आबकारी नीति और घोटाले, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत 17 महीने के बाद मिली है। हालांकि आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया को लगातार जमानत की दरकार थी। इससे पहले भी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की तबीयत का हवाला कई मर्तबा दिया था। उस वक्त भी सिर्फ फौरी राहत उनको दी गई थी, 2 दिन उनको सिर्फ जमानत दी गई थी। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि आखिरकार जमानत क्यों नहीं दी जा रही। फिलहाल आपको बता दें ये सशर्त जमानत है जिसका ख्याल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को रखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए और जब मनीष सिसोदिया बाहर निकले तब उनकी ओर से कुछ शब्द कहे गए, वो भी आप सुन लीजिए। जेल से बाहर आते ही आप नेताओं ने मनीष सिसोदिया का स्वागत तो किया ही, इस दौरान भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि सुबह से ही मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। जमानत देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार से निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा और जल्द ही हमारे नेता केजरीवाल को भी बाहर
भेजने का काम सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाएगा। देखिए, कल ही मनीष सिसोदिया अब बाहर निकले हैं। आज वो जाएंगे दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर और साथ ही राजघाट जाकर भी वहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं शायद, और इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की रिहाई के साथ ही उम्मीद जो है अरविंद केजरीवाल की रिहाई की भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे के फैसले पर सरकार सहमत नहीं है। कैबिनेट का फैसला SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर। तो देखिए, दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बता दें। ऐसी पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा से अलग फैसले लेती रही है सरकारें, ये तर्क दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का पूरा मामला है। वहीं इंदिरा सरकार ने चुनाव को चुनौती देने पर फैसला जो है वो पलटा था। इसके अलावा शाह बानो मामले में गुजारे भत्ते के हक पर भी फैसला बदला गया था। यानी साफ तौर पर SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों से ये बात कही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने ये टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने का विचार करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें, ये अब साफ हो चुका है कि मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। ज़रा बहुत सरल भाषा में आप इसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये फैसला जो था, जैसे कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात कही गई थी। अब उसमें तमाम ऐसे दल थे जो इस बात की दरकार लगा रहे थे कि कोटे के अंदर जो कोटा दे रहे हैं उसमें भी आप क्रीमी लेयर दीजिए। तो यहाँ फिलहाल कैबिनेट ने इस बात का जिक्र कर दिया है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं होता है। जरा और समझिए आप इसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर बनाने को लेकर जो सुझाव दिया था उस पर यूं तो कई दिनों में चुप्पी है, लेकिन भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में प्रावधान किया था उसी के अनुसार ही कोटे की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, कोटा के अंदर कोटा समझ में आता है, लेकिन उसमें आप क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं कर सकते। ये फिलहाल कैबिनेट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। कहा कि हाँ, अध्यक्षता में ये भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं ये भी कह दिया है कि सरकार, राज्य सरकारें जो है, अब जरा समझिए, राज्य सरकारें SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर को अलग करें ताकि आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए कमजोर तबके को इसका पूरा फायदा मिले। चूंकि कोर्ट के इस सुझाव का राजनीतिक प्रभाव तय है, इसे धीरे धीरे दलों ने इस पर अपना रुख अब स्पष्ट करना शुरू कर दिया और वाकई में ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए, मलाईदार तबके के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि SC/ST वर्ग के लिए पहले से ही आरक्षण है। आरक्षण में आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस आरक्षण के जरिए बहुत से लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन बहुत से लोग वो भी हैं जिन्हें अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है और अगर वो काबिल भी हैं तो भी उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। दीपिका, जाहिर सी बात है। और देखिए, इसमें यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटे में कोटा तो मिले, लेकिन किनको मिले, किस आधार पर मिले, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो कोटा देखिए, आप सभी को मिल जाता है, आरक्षण सभी को मिलता है जो कि SC/ST वर्ग के होते हैं, उनके लिए प्रावधान है। लेकिन जब सरकार, यूँ कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, उन्होंने इस बात को स्वीकृति दे दी थी कि कोटे के अंदर कोटा हो सकता है, लेकिन आपको अब वो तय करना होगा। यही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफ तौर पर चेतावनी जाहिर करी कि देखिए, आप जो प्रावधान करें वो थोड़ा स्पष्ट रखिए। और क्रीमी लेयर का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं आना चाहिए। आप ये समझिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, सबसे पहले उसको फायदा दिया जाए और उसी के आधार पर इस प्रावधान को आगे बढ़ाया जाए। अब देखना है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा पूजा कि अभी जो तमाम दल चुप्पी साधे हुए हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो दल क्या कुछ इस पर
काम करेंगे, किस तरीके से इस बात को लेंगे, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि कोटा आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसपे राजनीति हमेशा से गरमाई रहती है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लाभ के लिए इस पूरे मामले को हमेशा से खेलती नजर आई हैं। बिल्कुल, देखिए और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और फिर से एक बार खबरों का रुख करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। राज्यसभा में एक बार फिर भड़की हैं जया बच्चन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें हिदायत दी है, विपक्ष ने किया है वॉकआउट। तो देखिए जया बच्चन एक बार फिर से भड़कती नजर आई हैं और इस खबर को तरजीह दी गई है अलग अलग अखबार में, क्योंकि काफी बड़ी ये खबर है अपने आप में। जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ जया बच्चन की बहस शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बॉडी लैंग्वेज और बोलने का सलीका सब समझती हूं कि आखिर सामने वाला व्यक्ति किस पर्सपेक्टिव में मुझसे बात कर रहा है। और इसी को लेकर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आप सदन में हैं, बेशक से आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन सदन की मर्यादा जो डेकोरम है उसे आप बरकरार रखिए। देखिए जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच नाम को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हो गई। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति पर अस्वीकार्य लहजे में बात करने और अनादर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद काफी वो गुस्से में नजर आई और उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि आपके बोलने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जगदीप धनखड़ ने भी तुरंत इस सवाल पर फिर जवाब पेश किया। देखिए हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है और जगह देना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि इस मॉनसून सत्र में 2 से 3 बार ऐसा वाकया हो चुका है जब जया बच्चन काफ़ी उत्तेजित नजर आई हैं और सिर्फ अपने सरनेम को लेकर। उन्हें पसंद नहीं है कि जया अमिताभ बच्चन लगाया जाए और कल का जो मामला था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने विपक्ष के ने साथ देते हुए सदन से वॉकआउट तक कर दिया। तो आप समझिए धनखड़ ने जया बच्चन के रवैये पर आपत्ति जताई, कहा कि आप सेलिब्रिटी हो या जो भी हो, शिष्टाचार आपको रखना होगा, ये हिदायत उनको दी गई। दूसरी बात कही, नड्डा ने राज्यसभा में रखा निंदा प्रस्ताव और ये तमाम दलों ने इस चीज़ को भी आ गया है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें राज्यसभा में बजट सत्र का अंतिम दिन हंगामे की भीड़ चढ़ा। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने मुद्दा उठाया। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा पर ही तीखी टिप्पणी कर दी, यानी कि सीधे आसंदी पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज बखूबी समझती हूँ और भाव भी आपकी जानती हूँ। आपको जो टोन है वो मुझे स्वीकार नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो, जो भी हो, शिष्टाचार आपको रखना होगा अभी भी और आने वाले वक्त में भी, जब भी सदन सुचारू रूप से चल पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके बाद ही पूरे सदन ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रखा। भाजपा सहित सहयोगी दलों के सदस्यों ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की है। हालांकि आपको बता दें धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। इस पर जया बच्चन बोली, जो आपका टोन है वो स्वीकार नहीं होगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता रही थी कि 2 से 3 बार इसी सत्र में ऐसा हुआ है कि आखिरकार कि जया अमिताभ बच्चन बोलने पर जया बच्चन क्यों भड़क जाती है। एक मर्तबा तो खुद ही जब वो स्पीक करेंगी तभी उनके मुंह से जया अमिताभ बच्चन निकल गया था। लेकिन अब इसको अलग एंगल से भी पूछे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो बच्चन परिवार है, जो फैमिली है, वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। देखिए अभी भी खबरें आ रही है अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या बच्चन के डिवोर्स को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है अब उसको देखकर तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि अब जो हंगामेदार रहा है सत्र, आगे इसकी भेंट न चढ़ पाए। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष, ये बड़ी खबर है। बजट सेशन समय से पहले हुआ समाप्त और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। बजट पेश होने के बाद दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई और इस पर लोकसभा में आवंटित 20 घंटे के मुकाबले 27 घंटे 19 मिनट तक और राज्यसभा में आवंटित 20 घंटों के मुताबिक 22 घंटे 40 मिनट तक चर्चा की गई। साल 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर के बजट पर समन्वित चर्चा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर चर्चा 2021 और
संविधान विधेयक पर भी एक साथ चर्चा की गई है और साल 2024 से 2025 के लिए केंद्र बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही लोकसभा के इन्हें पारित कर दिया गया है। तो फिलहाल देखिए इस खबर को जगह दी गई है हिंदुस्तान टाइम्स में, इसको हम दिखा भी रहे हैं। और देखिए गवर्नमेंट अपोजिशन स्पेयर ओवर राज्यसभा चेयर, बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड्स अर्ली। पहले ही खत्म हो चुका है, हम आपको बताए थे। साफ तौर पे आपको बता दें कि द अपर हाउस वाज रूल्ड बाय द hostile exchange between the Indian National Development Inclusive Alliance and the Vice President Dhankar. The latest tussle in the session, the repeatedly demonstrate and the Frazely equations between the presenting offer are the INDIA block in the House। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से सत्र संचालित होना था, जिस वक्त तक संचालित होना था, उस वक्त तक नहीं हो पाया। अपने तय समय से पहले ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। इसी को लेकर कल भी आपने देखा राज्यसभा में जिस तरीके से चर्चा की गई थी, जो गहमा गहमी बन गई थी जया बच्चन को लेकर, जगदीप धनखड़ में बीच में, उसको लेकर वॉकआउट विपक्ष की ओर से किया गया था। इसी को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव भी लाया गया। अब देखना ये होगा कि कितना ये सत्र जो है सफलतापूर्वक संचालित हुआ। फिलहाल खबरें और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। नीट पीजी की परीक्षा को रीस्केड्यूल कराने पर सुप्रीम कोर्ट की जो मनाही है वो सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्रों का करियर दांव पर नहीं लगा सकते और दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त रविवार को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के दौरान बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम अब नीट पीजी को कैसे स्थगित कर सकते हैं। देखिए इस खबर को जगह दी गई है, इस खबर को हम आप तक पहुंचा। देखिए इस जगह देखिए जरा आपको बता भी देते हैं, नीट पीजी परीक्षा तय वक्त यानी कि 10 अगस्त को ही होनी है, तभी ही होगी। याचिका में परीक्षा को स्थगित करने या पुनः निर्धारित करने की मांग की गई थी, जिसको रद्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी स्थगित करने या फिर उसको रिशेड्यूल करने से इनकार कर दिया। नीट पीजी तय वक्त यानी कि 10 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में परीक्षा को स्थगित करने या पुनः निर्धारित करने की जो मांग की गई थी, उस पर उन्होंने अब अपनी मनाही दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि न्यायाधीश अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं। 5 याचिकाकर्ताओं अभ्यर्थियों के लिए हम 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। यानी कि आपको बता दें कि 5 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने अपनी आपत्ति इस परीक्षा को लेकर दागी की थी। इसी को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया कि 2 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य दांव पर नहीं लग सकता। पूजा बिल्कुल देखिए, और भविष्य की जब बात होती है तब राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था वो भी जरूर याद आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान भी दीपिका साफ तौर पर तर्क दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि आप किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप घर बैठे ही आप छात्रों को पढ़ाइए, लेकिन इस तरह का रिस्क हम नहीं ले सकते। लेकिन अब परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि देखिए परीक्षा तो रद्द नहीं हो सकती, समय हम जाया जो है बाकी छात्रों का कुछ छात्रों के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द करने के बजाय रीस्केड्यूल किया गया है और नया समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बहरहाल खबर में बढ़ेंगे आगे। एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर हम इसे टालने का आदेश देते हैं तो 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक सप्ताह तक आंसू बहाएंगे, यानी कि वह रोते ही रहेंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा हम इतने सारे उम्मीदवारों का जो भविष्य है उसे कतई खतरे में नहीं डाल सकते। मेडिकल छात्रों के लिए एक निश्चितता यानी कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। हम नहीं जानते इसके पीछे कौन है, क्यों इस तरह की याचिकाएं लगाई जाती हैं जो बार बार परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही जाती है। तो फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से इनकार कर दिया। 11 अगस्त को तय वक्त पर जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होंगी और आपको बता दें जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी जारी हो चुके हैं।
बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। चीफ चुनाव आयुक्त ने कहा जल्द होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव। तो देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है और देखिए द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के मुद्दे पर बात की। राजीव कुमार ने कहा मौजूदा वक्त जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए संसदीय चुनाव के लाभों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। द टाइम has come to give peoples of Jammu and Kashmir its own government for elections। बिल्कुल देखिए, और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने दौरा किया है जम्मू कश्मीर का। जल्द से जल्द चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सके इस पर पूरा फोकस किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि 30 सितंबर का जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा लिया जाए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जम्मू कश्मीर और विकसित राज्य बन सके। घाटी में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखना होगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने न केवल वहां का दौरा किया है बल्कि दौरे के दौरान ये भी भापा गया है कि आखिर यहां पर संभावनाएं क्या हैं। और फिलहाल इस खबर को जगह दी गई है द हिंदू में और इस अखबार में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खबर जो है वो छपी है। खबर छपने के साथ ही साथ पूरी कोशिश ये की गई है कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है उस पर इस बार लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए। टाइम हैज कम टू गिव पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर इट्स ओन गवर्नमेंट। इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पर कहा है, यानी कि वो समय अब आ चुका है जब लोगों को खुद की सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए तो उस दौरान 30 सितंबर का डेडलाइन भी दिया गया था। अब 30 सितंबर से पहले पहले किसी भी हालात में किसी भी सूरत में चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए ये बात इसलिए भी थोड़ी ख़ास हो जाती है क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है, इससे पहले विधानसभा चुनाव का जिक्र और नामो निशान नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद से तमाम स्थितियां बदली भी हैं। हालांकि हाल ही दिनों में कुछ घटनाएं हुई, लगभग 6 से 7 महीने ऐसे हो रहे हैं जब लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे सैनिक जो हैं, हमारे सेना के जो जाबाज हैं, वो मुँह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि जब दौरा किया गया तब ये पाया गया कि देखिए ये वक्त जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है एक विश्वसनीयता, एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बाशिंदों में कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए बनेगा। और जो हमारी ज़रूरत है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा मकसद 370 हटने के बाद से यही रहा कि जम्मू कश्मीर को हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। हमारा ही राज्य है, हमारा ही एक अभिन्न अंग है जिसे मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। और यही एक बड़ी बात भी कि देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब तय वक्त में हो, ये ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बुर्का विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कॉलेज परिसर में बुर्का पहनकर आ सकती हैं छात्राएं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कॉलेज बुर्का मामले में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को कक्षा में बुर्का पहनने और परिसर में कोई भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बुर्का हिजाब के संबंध में उनके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से ये खबर सामने आई इसके बाद लगातार अब इस पर विवाद होना भी लाजमी है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बुर्का पहनकर स्कूल आना, जहां हर एक छात्र को सामान्य महसूस करवाने के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है, कहीं ना कहीं ऐसे में बुर्के पर विवाद होना भी लाजमी है। हालांकि देखिए आपको बता दें, जब ये मामला बिल्कुल तूल पकड़ रहा था इसमें साफ तौर पे कहा गया कि देखिए धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं। इसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर ये कह दिया गया है, कोर्ट ने ये भी कहा कि बुर्का हिजाब के संबंध में उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी परमिशन दे दी गई है, परमिट कर दिया गया कि आप बुर्का पहनकर आ सकते हैं, लेकिन ये समझना बेहद लाजमी हो जाता है कि स्कूल में आने का मकसद आखिरकार होता क्या है। ज़रा ये धर्म से उठ के सोच लें तो काफ़ी अच्छा होगा।
चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। मोदी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला सामने आया। 3 करोड़ नए घरों का होगा निर्माण। जी हां, हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए 3,06,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए क्लीन क्रॉप प्लान भी जल्द सरकार लाने जा रही है। जल्द ही क्लीन क्रॉप प्लान प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। देखिए, क्लीन क्रॉप प्लान के ज़रिए ही, यानी कि इसके ज़रिए ही यहाँ पर साफ तौर पे आपको बता दें कि कहा गया है कैबिनेट में, इसको क्लियर कह दिया गया है कि अब देखिए किस तरीके से 30 जो करोड़ घर हैं और ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट अप्रूव्स डिसीज़ फ्री और हार्टिकल्चर प्लान, ये तो है ही। इसके अलावा जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि द ISS द अवेलेबल ऑफ द इकोनॉमिक वीकनेस sections and the low middle economic groups eligible household are the categorized the based on the annual income, जिसमें 3 लाख to EWS, 3 to 6 लाख for the LIG and 6 for 9 LIG और MIG। यानी कि यहाँ पे देखिए the government will provide a maximum subsidy of the 1.80 लाख in the 5-year yearly installments। यानी कि देखिए यहाँ पर निर्धारित कर रखा है कि किस वर्ग को कौन कौन से मकान मिल सकते हैं। यानी कि आपके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रावधान भी है, यानी कि आप उसको फाइल कर सकते हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। यानी कि अब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट का ये पूरा फैसला है, अब 30 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, 30 लाख नए घर बनाए जाएंगे, जिसका बेनिफिट उन लोगों को हो पाएगा जो कम सैलरी में घर नहीं खरीद पाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की ओर से उन्हें कहीं ना कहीं एक तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बैंकिंग बिल को लोकसभा में किया गया पेश, जहां पर डिपोजिटर्स के लिए, यानी कि डिपॉजिटर्स जो हैं उनके लिए फायदे का बिल आएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हर एक बैंक खाता धारक एक खाते के लिए 4 नॉमिनी तक दर्ज करा सकेगा। देखिए, अभी तक आपको बता दें एक बैंक के खाते में एक ही नॉमिनी का उल्लेख रखा जाता था, लेकिन अब आपको बता दें बैंकिंग बिल द टेबल्ड इन द LS aims at the better flexibility of the depositors, यानी कि the bills aims to the protect the interests of the depositors, the improve the governance of the standard of the financial instructions, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके स्ट्रक्चर के लिए कई गुना बेहतर होगा कि आप एक ही नॉमिनी ना रखिए, अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। तो कई ऐसे अहम बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए। देखिए, आपको बता दें तमाम तरह के फैसले लिए गए जिसमें बैंकिंग बिल को टेबल किया गया, इसको रखा गया है, और घरों का जिक्र किया जाए जिसमें 30 लाख नए घर बनाए जाएंगे, इसकी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अलाइड द कीवेज ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड द यूनियन कैबिनेट, यानी कि रेलवेज के लिए भी कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव्ड द डिसीज फ्री द हार्टिकल्चर प्लान, यानी कि कहीं ना कहीं क्लीन प्लांट प्रोग्राम इन द इंटीग्रेट, यानी कि जो कह सकते हैं कि वनस्पति को बढ़ावा देना या फिर पर्यावरण को अच्छा करना, ये भी कहीं ना कहीं जो तमाम कैबिनेट के बड़े फैसलों में से एक था वो लिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना से ही भारत बनेगा सबसे बड़ी ताकत। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, देश की जनता की खुशहाली से ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने सेवापुरी ब्लॉक के बरकी ग्राम सभा स्थित किसान इंटरनेशनल कॉलेज में आयोजित विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। कहा कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जानकारी भी दी जाएगी। तो देखिए, राष्ट्र प्रथम की भावना से भारत बनेगा सबसे बड़ी ताकत, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आपको बात बता दें क्या उनकी ओर से कहा गया। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मृत भूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे न रहे।
इस संकल्प के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार करने वाले क्रांतिकारी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्रांतिवीरों का ये संकल्प हर देशवासी को लेना चाहिए। सभी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र अखंडता को बरकरार रखे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। देखिए, कल काकोरी कांड था और काकोरी कांड को लेकर किस तरीके से हमारे उन यूँ कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया, जिसमें कल योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवारजनों से मुलाकात की थी, उनको सम्मानित किया गया था। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोग्राम को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाती जा रही है। बाकायदा इसके लिए कल एक ट्रेन को रवाना किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उस वक्त को भी याद किया गया, उस इतिहास को भी समझाने की, दोहराने की कोशिश की, जिस वक्त हम गौरवान्वित महसूस करते और उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से अब आज़ादी की सांस ले पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसमें कमेटी का निर्माण किया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। बांग्लादेश में हिंदुस्तान और अल्पसंख्यकों के लिए अत्याचार न हो, इसी को लेकर बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है। देखिए, एक हाई लेवल कमेटी की दरकार पहले से ही महसूस की जा रही थी, जिससे कि हमारे जो प्रियजन हैं वो फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, दैनिक भास्कर का ये फ्रंट पेज, जिसमें ठीक बैनर के नीचे इस खबर को जगह दी गई है। आपको इस खबर के बारे में जानकारी भी दे देते हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात के मद्देनजर हाई लेवल कमेटी बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कमेटी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में रह रहे हिंदुओं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कमेटी की अध्यक्षता बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। कमेटी में बीएसएफ के लैंड पोर्ट अथॉरिटी के 4 सदस्य होंगे। इस बीच आपको बता दें, कूच बिहार के सिलाकुची में शुक्रवार को बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस बीच आपको बता दें, कुछ अपडेट भी इस वक्त हमें मिल पा रही है कि जनता दर्शन का जो कार्यक्रम हमेशा की तरह रहता है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं और लोगों से वह मुखातिब होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये जनता दरबार कार्यक्रम है और हमेशा जब भी वह पहुंचते हैं, गोरखपुर पहुंचते हैं, तभी आपको बता दें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसकी मंशा साफ यही होती है कि तय वक्त में, उसी वक्त में जनता की समस्याओं को निपटान किया जाए। और जनता बहुत आस के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से अल सुबह मिलने के लिए ही पहुंच जाती है और ये कुछ खास सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता दरबार में पहुंचे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। लोग अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं। जिन समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकता है उसका किया जाता है और जो समस्याएं तुरंत नहीं निपट सकते उसको लेकर अधिकारियों के हाथ में देखिए लेटर थमाया जा रहा है, पकड़ाया जा रहा है, ताकि वो अधिकारी सबसे पहले इन मुद्दों पर विचार करें और इनकी समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कोई पहली मर्तबा गोरखपुर नहीं पहुंच रहे। जिस वक्त भी गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता दरबार ज़रूर लगता है और इसकी जानकारी पहले से ही साझा कर दी जाती है, लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच पाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश की तरफ हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। छात्रों में भी कैबिनेट में जगह मिली है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। तो फिलहाल देखिए, जैसे ही शपथ ली गई थी, वैसे ही हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई प्रेषित की और उन्होंने कहा कि ये भी आप श्योर कर लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप मेक श्योर हो जाइए कि किस तरीके से आप जो वहाँ फंसे हैं भारतीय, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल देखिए, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीयों की परेशानी बढ़ रही है, नोबेल पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। कुछ दिनों पहले ही छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का 15 साल का शासन समाप्त हो गया था। देखिए, द नोबेल winner who has taken the title of the chief advisor to the administration says he wants to hold election within a few months। देखिए, वो कह रहे हैं कि कोशिश यही रहेगी कि कुछ आने वाले वक्त जो है उनमें कुछ महीनों में ही चुनाव हो जाए। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते आगे। ब्राजील में प्लेन क्रैश में 61 लोगों की मौत हो गई है और 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा है विमान, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। साओ पाउलो के विनहेडो शहर में प्लेन क्रैश हुआ है और द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में एक प्लेन क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 61 लोगों के इस हादसे में जान चली गई है। वोएपास एयरलाइन का कहना है कि ट्विन इंजन प्लेन दक्षिणी राज्य पराना के कास्केवेले से साओ पाउलो शहर के पास यह हादसा हुआ। देखिए, बहुत दुखद हादसा है, क्योंकि बहुत कम वक्त में सभी जो यात्री थे वो काल की गाल में समा गए। प्लेन क्रैश 62 aboard crash in the Sao Paulo। The images of the broadcast on the local media shows the large plane nose diving in the high speed to the residential area। तो रेसिडेंशियल एरिया में आपको बता दें कि द एयरप्लेन विद इन द 62 पीपल्स ऑन द बोर्ड क्रैश द फ्राइडे ब्राजील साओ पाउलो स्टेज द फायर फाइटर्स एंड द एयरलाइन द Viopas said, although no official death toll has been given। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि वक्त बहुत कम था, सभी इसमें काल के गाल में समा गए, जो कि बेहद दुखद रहा है। बिल्कुल, देखिए, और इस हादसे में काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान के साथ ही सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो ये कि एक साथ 61 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश होने के कारण यह हादसा हुआ। ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य में एक प्लेन क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत हो गई और वोएपास एयरलाइंस का कहना है कि ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप प्लेन दक्षिणी राज्य पराना के कास्केवेले से साओ पाउलो शहर के पास जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। और देखिए, बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो शहर के बीचों बीच हुआ है, जो और भी नुकसान इसमें होने की संभावना फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि देखा जाए, ये बहुत दुखद हादसा है। 62 के 62 लोग काल की गाल में समा चुके हैं। उसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तय वक्त पर। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।